नमस्कार दोस्तों, हम लोग प्रोफेसर इम्तियाज अहमद जी के द्वारा लिखी गई बुक बिहार के परिचय से बिहार स्पेशल टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम लोग इस बुक से टोटल 12 चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन पर दिख रहा होगा। आज हम लोग इस बुक के 13वें चैप्टर को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है पालकालीन बिहार। इस चैप्टर में 20 क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि हमारा वीडियो जो अच्छे स्टूडेंट हैं उन तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पालकालीन बिहार के क्वेश्चन को डिस्कस करना। पहला क्वेश्चन है, पाल वंश के संस्थापक थे। पहला ऑप्शन जो है धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, उपयुक्त में से कोई। तो पाल वंश का जो संस्थापक हुए कौन है? गोपाल, जिसका शासनकाल ज्यादातर विद्वान आदमी, ज्यादातर जो इतिहासकार है 750 से लेकर 770 ईस्वी तक मानते हैं। तो देखिए इसके बारे में क्या लिखा है। गोपाल ने पाल साम्राज्य की मजबूत नींव रखी। उसने न केवल बंगाल में राजनीतिक अराजकता की स्थिति को समाप्त किया, बल्कि मगध में पाल साम्राज्य का विस्तार भी किया। मगध के बाद पाल साम्राज्य का उज्जवल केंद्र बन गया। तो गोपाल एक बौद्ध था, जो उन्होंने कई बौद्ध मठों की स्थापना की। हम लोग देखते हैं तो पाल वंश के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? गोपाल को। तो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक गोपाल का बेटा धर्मपाल। गोपाल का बेटा धर्मपाल, जिसका टाइम पीरियड माना जाता है 770 से लेकर 810 तक। तो देखिए इसके बारे में क्या लिखा है। धर्मपाल का नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता है। उसने महाराजा धीराज परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधि धारण की। उसने पाटलिपुत्र में एक बड़े दरबार का आयोजन किया। वो स्वयं बौद्ध था। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो जो धर्मपाल है, गोपाल का बेटा है, उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसके अलावा उसने सोम बिहार की स्थापना की। ये सोम बिहार कहां पर है? प्रेजेंट डे बांग्लादेश में। सोम बिहार की भी स्थापना की, जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश में। वह नालंदा महाविहार का भी संरक्षक था। तो इस इंफॉर्मेशन से हमको पता चलता है जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? गोपाल का बेटा धर्मपाल। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये उसी बात में इंग्लिश में भी है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को उसने स्थापना किया था, जो भी प्रेजेंट भागलपुर के पास है। थर्ड क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की? तो हमने देखा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश का दूसरा शासक धर्मपाल करता है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया? तो पाल वंश के शासक, किसने? धर्मपाल ने किया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या रहेगा? पाल वंश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया है, वो कहां पर है? भागलपुर। देखिए लिखा गया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय विच लोकेटेड एंटीचक विलेज नियर कहलगांव, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। तो आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो भागलपुर जिले। चौथे का क्या आंसर हो जाएगा? भागलपुर जिला। उसके बाद क्वेश्चन है, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो नालंदा महाविहार जो गुप्त काल में कुमार गुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था, उसको आर्थिक अनुदान देने के लिए जो हर्षवर्धन है, जिसका टाइम पीरियड 606 से लेकर 647 तक माना जाता है, उसने भी अनुदान दिया था। तो हर्ष ने कितना दिया था? हर्ष ने 100 गांवों का आय खर्च चलाने के लिए अनुदान दिया था। नालंदा महाविहार के लिए हर्ष ने 100 ग्रामों का आय दिया था। तो हर्ष ने भी ध्यान दिया था। उसका धर्मपाल ने 200 गांवों का अनुदान दिया था। देखिए धर्मपाल के बारे में बताया जाता है, जो धर्मपाल जो है ये नालंदा महाविहार के लिए 200 गांवों का अनुदान दिया था। इसको भी थोड़ा फर्क बताते हैं। देखिए, पूर्वी दुनिया में विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने पुनरुद्धार किया। उसको खर्च चलाने के लिए 200 गांवों की आमदनी उसने दान में दी। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की, जो नालंदा के बाद सबसे विख्यात विश्वविद्यालय था।
तो पॉइंट ये है, जो नालंदा महाविहार के लिए धर्मपाल ने 200 गांव के आय दान में दिया। हर्षवर्धन ने कितना दिया? 100 गांव का दान में दिया। अब देखते हैं क्या देवपाल जो धर्मपाल का बेटा है वो नालंदा बिहार के लिए दान दिया था कि नहीं कुछ, तो नालंदा में दान दिया है, इसका भी इंफॉर्मेशन हमको पता चलता है। जो देवपाल भी बुद्धिस्ट था और उसने देवपाल ग्रांटेड द रिक्वेस्ट एंड ही अपॉइंटेड ब्राह्मण, ठीक है, विलेज इन ऑर्डर आस्किंग फॉर ए ग्रांट ऑफ 5 विलेज इन ऑर्डर टू इंडो ए मोनेस्ट्री एट नालंदा। तो नालंदा महाविहार के लिए तो देवपाल भी जो है 5 गांव का आय जो है दान में दिया था। देवपाल भी 5 गांव का आय दान में दिया था। ये देवपाल ने किसके कहने पर ये दान दिया, ये हम अगले क्वेश्चन में थोड़ा और डिटेल ढंग से डिस्कशन। तो इस तीनों इंफॉर्मेशन के आधार पर हम देखते हैं जो नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक में कौन कौन है? हर्षवर्धन, उसका धर्मपाल, उसके बाद देवपाल। देवपाल को हम लोग आगे क्वेश्चन और डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक। तो मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला जो पाल शासक है वो देवपाल है। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला जो शासक है वो देवपाल है। देखिए उसका लिखा जा रहा है, देवपाल बिल्ट न्यू कैपिटल फॉर हिज एम्पायर एट मुंगेर। देवपाल जो है आपको अपना कैपिटल कहां बनाया था? मुंगेर में बनाया था। हम लोग आधुनिक भारत में देखते हैं जो मीर कासिम जो है अपनी राजधानी मुंगेर बनाता है मुर्शिदाबाद से भाग के। उसी तरीके से देवपाल जो है अपनी राजधानी कहां बनाता है? मुंगेर बनाता है। तो याद रखिएगा मुंगेर को राजधानी बनाने वाला कौन सा पाल शासक है? तो देवपाल, धर्मपाल का बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? तो पाल शासक के द्वारा महायान जो बौद्ध संप्रदाय है, बौद्ध संप्रदाय का बेसिक जो 2 डिवीजन था वो था हीनयान और महायान। हीनयान संप्रदाय के लोग जो है वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। महायान जो है मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। और हम लोग देखें पाल वंश के टाइम में बहुत ज्यादा मूर्ति कला बनी है। पाल वंश के समय में बहुत ज्यादा पेंटिंग बना है। पाल वंश के समय में बहुत सारा विश्वविद्यालय बना है। तो विश्वविद्यालय की परिकल्पना महायान बौद्ध धर्म है, क्योंकि महायान बौद्ध धर्म ही ये मानता है जो कुछ विद्वान आदमी होते हैं जिसे बोधिसत्व कहा गया है महायान, जो मदद कर सकता है किनको? जिसे ज्ञान प्राप्त नहीं। तो आप दूसरे विद्वान आदमी से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आप शिक्षक से की मदद से जल्दी से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये जो मान्यता है ये फिलॉसफी किसका है? महायान का। तो महायान फिलॉसफी के अंतर्गत ही यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया। हीनयान की क्या फिलॉसफी है? जो आत्मदीपक होगा, आपको अपनी मुक्ति खुद ही करनी होगी। ये महात्मा बुद्ध को टीचर भी नहीं मानते, महात्मा बुद्ध को भगवान भी नहीं मानते। टीचर मानते हैं, भगवान नहीं मानते। लेकिन महायान जो है महात्मा बुद्ध को भगवान मानते हैं। महायान जो है महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। हीनयान मूर्ति की पूजा नहीं करते। तो कुछ कुछ जो बेसिक फिलोसफिकल डिफरेंसेज हुए हमने आपको बताया। और ये भी है जो पाल शासक के समय में विश्वविद्यालय बन रहे थे, पाल शासक के समय मूर्तियां बन रही थी, पेंटिंग बन रही थी बौद्ध धर्म से रिलेटेड, जो सब महायान फिलोसफी को सपोर्ट करता है। इस आधार पर भी हम देखते हैं जो पाल शासक में महायान जो बौद्ध संप्रदाय था उसको सपोर्ट कर रहा था। उसके अलावा यहां लिखा गया है, देखिए मोस्ट पेंटेड मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ पाला पीरियड आर ऑथेंटिक महायान बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो जो महायान बुद्धिस्ट टेक्स्ट की जो बातें हैं उसको पाल शासक सपोर्ट करता था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? तो महायान। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना कराया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? देवपाल। देवपाल ने 5 गांव दान में दिए थे। इसको देखते हैं, इसको यहां पर अच्छे तरीके से समझ लेंगे। देवपाल जो बुद्धिस्ट था उसके समय क्या हुआ था? बालपुत्र देव जो बुद्धिस्ट किंग था, शैलेंद्र, बालपुत्र देव किस वंश का था? शैलेंद्र वंश का। शैलेंद्र वंश का नाम है, बालपुत्र देव राजा का नाम है। ये राजा कहां का था? जावा का। जावा सुमात्रा हम लोग देखते हैं इंडोनेशिया में, जावा सुमात्रा। तो जावा जो है जावा द्वीप में एक राजा था बालपुत्र देव, इस वंश का? शैलेंद्र वंश का। इसने अपना दूत भेजा था देवपाल के पास। इसने अपना दूत भेजा था किसके पास?
देवपाल के पास। क्यों भेजा था? आस्किंग फॉर ए ग्रांट ऑफ 5 विलेज इन ऑर्डर टू इंडियो मोनेस्ट्री एट नालंदा देव, नालंदा। तो ये जो है बालपुत्र देव शैलेंद्र वंश का जावा का राजा अपना एक राजदूत भेजा था देवपाल के पास, ताकि देवपाल जो है नालंदा विश्वविद्यालय के लिए, नालंदा के लिए वहां पर एक मोनेस्ट्री बनाए, जिसके लिए 5 गांव दान में दे। तो देवपाल से ये बालपुत्र देव रिक्वेस्ट करता है कि आप 5 गांव दान में दे दीजिए, 5 गांव से जो इनकम आ रहा है उसका दान दे दीजिए, ताकि नालंदा में एक मोनेस्ट्री बन सके। तो देवपाल भी उसका रिक्वेस्ट मानता है। ही अपॉइंटेड द ब्राह्मण वीरादेव हेलिंग फ्रॉम नगरपाल एट हेड ऑफ नालंदा मोनेस्ट्री। एक ब्राह्मण को भी अपॉइंट करता है नालंदा मोनेस्ट्री की देखरेख करने के लिए। इस तरीके से हम देखते हैं जो देवपाल जो है शैलेंद्र वंश के शासक बालपुत्र देव के कहने पर 5 गांव नालंदा में बौद्ध मठ स्थापित करने के लिए देता है। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांव का दान किया? तो हम लोग देखे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांव का दान देने वाले में कौन आता है? धर्मपाल। गोपाल के बाद जो धर्मपाल आता है 750 से लेके 770 से लेके 770 से लेके 810 तक, जिसका टाइम पीरियड माना जाता है बहुत सारे विद्वानों के अनुसार, उसने 200 गांव दान किया था। इसके बारे में देखिए लिखा गया है, जो पूरी दुनिया में विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने पुनरुद्धार किया। उसको खर्च चलाने के लिए 200 गांव की आमदनी उसे दान दे दी गई। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। इसका आंसर क्या आ जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांव का दान दिया? तो धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने उदंतपुर में बौद्ध विहार की स्थापना की? तो उदंतपुर जो बिहार शरीफ में है, इसमें यहाँ पर बौद्ध विहार किसने स्थापना की थी? तो गोपाल, जो पाल वंश का संस्थापक है। इसके बारे में क्या लिखा जा रहा है? जो गोपाल वाज अ बुद्धिस्ट एंड ही इज क्रेडिटेड विद फाउंडेशन ऑफ मेनी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज इंक्लूडिंग उदंतपुर आइडेंटिफाइड विद मॉडर्न टाउन ऑफ बिहार शरीफ। तो गोपाल भी एक बुद्धिस्ट था, धर्मपाल भी बुद्धिस्ट था, देवपाल भी बुद्धिस्ट था। तो ये जो गोपाल बुद्धिस्ट है, इसने उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की। उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी किसने? गोपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी किसने? धर्मपाल ने। सोमपुरा विश्वविद्यालय जो बांग्लादेश में है, उसकी स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में कांसे की मूर्तियों के निर्माण की उन्नत शैली का विकास बिहार? तो कांसे की मूर्ति की उन्नत शैली का विकास आपको कब होता है? पाल युग में। पाल युग में नालंदा में होता है। देखिए नालंदा जिसे बौद्ध धर्म में 9वीं शताब्दी के आसपास बिहार और बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासन काल के दौरान कांसे की ढलाई की एक नई शैली अस्तित्व में आई। फलस्वरूप कुछ ही शताब्दी के अंतराल में नालंदा के पास स्थित कुकरू हार के मूर्तिकार गुप्त कला की श्रेष्ठ शैली को पुनर्जीवित करने में सफल हुआ। तो इससे हमको यह भी पता चलता है कि किस काल में कांसे की मूर्ति के निर्माण की उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ? तो पाल युग में। और कहां पर हुआ? बिहार में, नालंदा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद है बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्ति के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन किसका था? तो धिम्मन और बिठपाल। किसका नाम है? धिम्मन और बिठपाल। देखिए इसमें दिया गया है, दो फेमस आर्टिस्ट है धिम्मन और उसका बेटा बिठपाल, टू whom 7th century Tibetan historian Tarannath records in a glowing terms as having founded a school of sculpture। तो तिब्बत का एक इतिहासकार है तारानाथ। याद रखिएगा पाल वंश का हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है तिब्बत इतिहासकार तारानाथ से मिलता है। इतिहासकार का क्या नाम है? तारानाथ। याद रखिएगा तारानाथ। तारानाथ बताता है जो 2 फेमस आर्टिस्ट था, कांसे की मूर्ति बनाने वाला 2 फेमस आर्टिस्ट था, एक था धिम्मन और दूसरा धिम्मन का बेटा बिठपाल। ये लोग एक कांसे की मूर्ति बनाने वाले में इतना निपुण हो जाता है कि स्कूल ऑफ स्कल्पचर एस्टैब्लिश कर सकता है, जो ब्रॉन्ज कास्टिंग और पेंटिंग करने के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया था। और ये धिम्मन और बिठपाल जो है ये स्कूल ऑफ स्कल्पचर मूर्ति बनाने का जो प्रथा है, मूर्ति बनाने के नियम कानून कहां पर एस्टैब्लिश करता है? नालंदा। तो नालंदा में ये एस्टैब्लिश करता है। याद रखिएगा 2 फेमस मूर्तिकार पालकालीन जो है वह है धिम्मन और बिठपाल, धिम्मन का बेटा बिठपाल। तो बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य
मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन किसने किया? तो धिम्मन और बिटपाल। ये इन्फॉर्मेशन कहां से मिल रहा है? तो तिब्बतन इतिहासकार तारानाथ के अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धिम्मन और बिटपाल कहां के निवासी थे? तो ये नालंदा के निवासी थे, यहां लिखा गया है। ब्रॉन्ज कास्टिंग करते थे, जो कांस्य की मूर्तियां होती है, पेंटिंग में भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। और ये कहां पर हुआ? वेल्दी मोनेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नालंदा, ये कहां पर किए? नालंदा में किए। ये इंफॉर्मेशन को कहां से मिलता है? ये तारानाथ जो तिब्बतन इतिहासकार है वो बताता है, जो नालंदा में ये धिम्मन, उसका बेटा बिटपाल कांस्य की मूर्ति और पेंटिंग बनाने में पूरे पाल वंश में फेमस था। तो पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धिम्मन और बिटपाल कहां का निवासी था? जो नालंदा का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली थी, इसका साक्ष्य कहां से मिलता है? इसका साक्ष्य हमको मिलता है नालंदा और कुकरीहार गया से। देखिए, बिसाइड्स स्टोन स्कल्पचर द आर्टिस्ट ऑफ द पीरियड आल्सो प्रोड्यूस न्यूमरस मेटेलिक पीसेज इन बिहार। तो पत्थर की मूर्तियां बनाया और मेटल का भी मूर्तियां बनाया। A large number of image votive stupa and utensils have been discovered at कुकरीहार एंड नालंदा। तो पालकालीन जो मूर्तियां हैं, पत्थर की मूर्तियां हो या मेटल की मूर्तियां हुए, हमको ज्यादातर कहां से मिला है? नालंदा से मिला है। और कुकरीहार जो अभी प्रेजेंट गया में, तो वहां से हमको मिला है। इसका आंसर क्या दिया? पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली थी, इसका साक्ष्य हमको कहां से मिलता है? नालंदा एवं कुकरीहार गया से। ठीक है, तो 14th का आंसर क्या आ जाएगा आपको? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालकालीन मूर्ति कलाकार धिम्मन और बिटपाल समकालीन। तो ये जो पालकालीन मूर्तिकार है, पेंटर है धिम्मन और बिटपाल, ये किसके समकालीन थे? तो धर्मपाल और महिपाल, धर्मपाल महिपाल, ये धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे। देखिए यहां लिखा गया है जो धिम्मन और बिटपाल के बारे में, दे बिलोंग to the 9th century AD when Pala ruler Dhanpal and his son Devpal ruled in Magad। तो यहाँ पर ये तारानाथ तिब्बतन इतिहासकार लिखते हैं कि ये पालकालीन जो मूर्ति कलाकार थे धिम्मन और बिटपाल किसके समकालीन थे? तो धर्मपाल और उसका बेटा देवपाल के समकालीन थे। The discovery of metal smelting furnace with metal piece and slag in it, the temple site 13 proves beyond that the metal object were cast in Nalanda। वहां पर ऐसी मूर्तियां मिली है जिस सबसे हमें लगता है कि ये मूर्तियां जो है कहां पर कास्ट हुई थी? नालंदा में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो धिम्मन उसके बेटे बिटपाल के द्वारा हुई थी। उस समय पाल राजा कौन था? तो धर्मपाल और देवपाल था। ये सारा इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है? तो तिब्बतन इतिहासकार तारानाथ से मिलता है। तो पालकालीन मूर्ति कलाकार धिम्मन और बिटपाल समकालीन थे किसके? धर्मपाल और देवपाल के। 15th का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, चित्रित पांडुलिपि अष्टसहस्रिक प्रज्ञा परमित और पंचरक्ष किस युग के? तो चित्रित पांडुलिपि आपको जो है पालकालीन पेंटिंग में सबसे ज्यादा फेमस पेंटिंग जो है वो है कौन सा? प्रज्ञा परमित और पंचरक्ष। प्रज्ञा परमित और पंचरक्ष ये क्या है? देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द टू पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, पत्ते पर लिखी हुई इंफॉर्मेशन, मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ अष्टसहस्रिक प्रज्ञा परमित एंड पंचरक्ष इन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ये जो पत्ते पर लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट है उस पर ये पेंटिंग है, मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ अष्टसहस्रिक प्रज्ञा परमित और अंतरिक्ष, अभी प्रेजेंट है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रखा गया है। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आज के डेट में है। और इसमें जो पेंटिंग किया गया है ये पालकालीन पेंटिंग। इसमें देखिए थोड़ा सा पहले तो इसको, द पाला आर्टिस्ट themselves developed a vigorous and distinctive school of manuscript painting in Bihar which perpetuated the classical tradition of Gupta period। ठीक है, टू palm leaves of manuscript of अष्ट सहस्रिक प्रज्ञा परमित and पंचरक्ष is in the Cambridge University, literally containing no less than 100 miniatures, are the largest surviving document of Indian painting of the Pala। अच्छा, ये जो है इसमें कम से कम 100 मिनिएचर पेंटिंग किसको कहते हैं? छोटे पेंटिंग। तो ये जो पत्ते है, ये जो पत्ता है, इस पत्ता पर कम से कम 100 छोटे पेंटिंग है जो पालकालीन पेंटिंग।
ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ अष्ट सहस्रिक प्रज्ञापरणी एंड पंचरत्न। मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ, तो ये दोनों किताब है, अष्ट सहस्रिक प्रज्ञापरमित और पंचरत्न, ये दोनों किताब का नाम है। ये किताब क्या चीज का है? इस किताब के पन्ने जो है पत्ते के बने हुए हैं, पन्ने जो है पत्ते के बने हुए हैं। इस पत्ते वाली किताब पर कम से कम 100 पेंटिंग, पालकालीन पेंटिंग। ये जो किताब है, किताब का नाम क्या है? अष्ट सहस्रिक प्रज्ञापरमित और पंचरत्न। इस पर कम से कम 100 छोटे पेंटिंग बने हुए हैं जो पालकालीन है। ये पत्तों वाली किताब अभी कहां पर है? ये पत्तों वाली किताब अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रखी, तो ये समझ में आ गया होगा। द टू पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ अष्ट सहस्रिक प्रज्ञापरमित एंड पंचरत्न इन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, वहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में ये दोनों किताब है। कंटेनिंग नो लेस देन 100 मिनिएचर्स आर द लार्जेस्ट सर्वाइविंग डॉक्यूमेंट ऑफ इंडियन पेंटिंग ऑफ द पाला। तो कम से कम 100 पेंटिंग बना हुआ है इस दोनों किताब में। चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्रिक प्रज्ञापरमित और पंचरत्न किस युग के हैं? तो पाल युग के हैं। ठीक, इस बुक में क्या ऑल ऑफ द इलस्ट्रेट्स बिसाइड डिपिक्टिंग सीन फ्रॉम लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा आल्सो रिप्रेजेंट वेरियस बुद्धिस्ट गॉड्स एंड गॉडेस। तो इस जो किताब है इसमें महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है, इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहां से प्राप्त होता है? तो भित्ति चित्र होता है जो गुफा में, जो गुफा जो है पत्थर पर, जहां पर मूर्तियां फोटो बनाया गया है। भित्ति चित्र मतलब पत्थर पर फोटो, पत्थर पर चित्रकारी। तो ये इंफॉर्मेशन को कहां पर मिलता है? नालंदा। नालंदा में जैसे अजंता एलोरा की गुफा में हमको महात्मा बुद्ध का फोटो दिखता है, महात्मा बुद्ध की का इमेज दिखता है, उसी तरीके से नालंदा में जो बुद्धिस्ट श्राइन है वहां पर भी हमको मुराल पेंटिंग मिला। मुराल पेंटिंग किसको कहते हैं? दीवार पर बनाए हुए पेंटिंग। इसका प्रमाण, पालकालीन पेंटिंग का प्रमाण हमको कहां पर मिला है? नालंदा में। देखिए हम क्या लिखा, फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ सम फ्रेगमेंट्स ऑफ पाला मुराल पेंटिंग in an excavated Buddhist shrine at Nalanda is now evident that murals were also excavated in the period। तो नालंदा में बुद्धिस्ट श्राइन में देखा गया है पालकालीन भित्ति चित्र, पत्थर पर बने हुए इमेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहां से प्राप्त हुआ? तो नालंदा से प्राप्त हुआ। नालंदा में जो बुद्धिस्ट श्राइन है वहां से प्राप्त हुआ, पटना, मुंगेर, गया से नहीं प्राप्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? नालंदा। ऑप्शन बी, 17 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे। तो पाल शासक अपना आदेश जो प्रसारित करते थे इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है? तिरहुत, तिरहुत से नहीं करते थे, तिरहुत का कोई कनेक्शन नहीं है इंपॉर्टेंस के लिहाज से। राजगीर का भी कोई कनेक्शन नहीं। नालंदा और पाटलिपुत्र से ऑप्शन हो सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर हमको मिला नहीं सोर्स, लेकिन हम ये देखें धर्मपाल के समय में, धर्मपाल के समय में पाटलिपुत्र का एक इंपॉर्टेंस था। धर्मपाल के समय में पाटलिपुत्र का इंपॉर्टेंस था। वहां पर क्या देखते हैं, धर्मपाल जो है उत्तरी भारत के राजाओं सबके साथ एक मीटिंग करता है, ये इंफॉर्मेशन हमको मिलता है। उस आधार पर हम अंदाजा लगाते हैं कि पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे पाटलिपुत्रा से। इस चार ऑप्शन से पाटलिपुत्र, यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। फ्रॉम हिज रॉयल कैंप ऑफ विक्ट्री प्रीच्ड एट पाटलिपुत्रा वेयर द मैनिफोल्ड फ्लीट्स ऑफ बोट्स प्रोसीडिंग टू द नॉर्थ और भागीरथी। तो एक इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन पाटलिपुत्र का सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग धर्मपाल इंफॉर्मेशन मिलता है। जो पाटलिपुत्र का एक इंपॉर्टेंस था धर्मपाल के समय में, यहां लिखा गया सजेस्ट दैट पाटलिपुत्र वाज कैपिटल ऑफ धर्मपाल इनिशियल स्टेज में, बाद में देवपाल के समय कैपिटल मुंगेर हो गया। तो ये जो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है उस आधार पर हम कह सकते हैं जो पाल शासक अपना आदेश कहां से प्रसारित करता था? पाटलिपुत्रा से। लेकिन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमें रिसर्च करने पर नहीं मिला। आप लोग को कहीं पर बुक में मिले तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया गया जो पाटलिपुत्र जो था इनिशियल स्टेज पर कैपिटल था, और पाटलिपुत्र में धर्मपाल जो है उत्तर भारत के राजाओं के साथ मीटिंग किया था एक बार। इस आधार पर हम देखते हैं जो पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करता था पाटलिपुत्र से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था किसको? तो पाल काल में श्रीनगर भुक्ति था, इसका नाम मगध था। तो इसमें बताया गया है जो पाल काल में जो पूरा साम्राज्य था वो 6 प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांत को भुक्ति कहते थे पाल काल में, और गुप्त काल से ही प्रांत को भुक्ति करने लगे थे। गुप्त काल से ही
प्रांत को भुक्ति करने लगे थे। और बिहार में जो उत्तर बिहार है, उत्तर बिहार को हम लोग त्रिभुक्ति कहते थे गुप्त काल में, और दक्षिण बिहार को हम लोग क्या कहते थे, नगर भुक्ति या श्रीनगर भुक्ति। तो ये जो शब्दावली है बिहार के, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में जो शब्दावली गुप्त काल में यूज हो रहा था, वही शब्दावली आपको पाल काल में भी चलता था। तो पालकालीन जो साम्राज्य था वो 6 भुक्ति में बटा हुआ था। पालकालीन साम्राज्य 6 भुक्तियों में बटा हुआ था। उसमें से 2 भुक्ति आपको बिहार में आता था, एक था त्रिभुक्ति और दूसरा नगर भुक्ति। नगर भुक्ति किसके लिए? साउथ बिहार के। इस 2 जो आपको प्रांत था वो बिहार में था पाल का। उसके अलावा जो 4 प्रांत, उसका भी नाम केवल जान लीजिए, पुंडार वर्धन भुक्ति, उसके बाद वर्धन, दंडा भुक्ति और प्रज्ञा ज्योतिष भुक्ति। तो ये जो 4 है ये भी आपको पालकालीन प्रांत है, साम्राज्य के प्रांत है। उसमें से 2 प्रांत जो थे, 6 में से 2 प्रांत बिहार में था, एक त्रिभुक्ति और दूसरा नगर भुक्ति। तो नगर भुक्ति क्या हो गया? मगध वाला इलाका। नगर भुक्ति जो है आपको मगध वाले इलाके को हम लोग कहते हैं। विदेह और बज्जी तो आपको नहीं है और अंग नहीं है। तो मगध को हम लोग पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था। मगध को गुप्त काल में भी श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था, मगध वाला जो इलाका। तो याद रखिएगा, पाल काल में श्रीनगर भुक्ति किसको कहा जाता था? तो मगध को। नेक्स्ट, देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहा विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया? हम लोग देखे थे जो शैलेंद्र वंश का राजा बलदेव पुत्र जो है देवपाल से रिक्वेस्ट किया था जो नालंदा में छात्रावास का निर्माण करवाया जाए, उसके लिए 5 गांव आप दान में दीजिए। तो देवपाल ने उसका बात माना था और उस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय में क्या हुआ? छात्रावास का निर्माण हुआ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहा विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? तो नालंदा। यहाँ पर ये डिस्कशन हम पहले भी कर चुके थे। बाल पुत्र देव एक किंग ऑफ पावरफुल बुद्धिस्ट डायनेस्टी, द शैलेंद्र वंश का क्या नाम है? शैलेंद्र, रूलिंग इन डिस्टेंट जावा, सेंट एन एम्बेसडर, अपना एक राजदूत भेजा था देवपाल के पास, आस्किंग फॉर ग्रांट ऑफ 5 विलेज इन ऑर्डर टू एंड्योर मोनेस्ट्री एट नालंदा। देवपाल ग्रांटेड द रिक्वेस्ट। तो जो जावा का राजा था बालपुत्र देव जो शैलेंद्र वंश का था, जावा का राजा, जावा सुमात्रा जो इंडोनेशिया में, वहां से अपना एक राजदूत भेजा था। किसके पास भेजा था? देवपाल के पास भेजा था, जो वे 5 गांव दान में दे, जिससे छात्रावास बन सके वहां पर नालंदा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहा विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण किया, तो नालंदा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपको औदंतपुर का नहीं, औदंतपुर तो गोपाल ने स्थापित किया था। पाटलिपुत्र में कोई विश्वविद्यालय पाल काल में नहीं बना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो आपको बनाया गया था किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था। तो इस तरीके से हम लोग ये 20 क्वेश्चन जो है पालकालीन बिहार का इम्तियाज अहमद जी के बुक से को अच्छी तरीके से डिस्कशन किए हैं। सोर्स भी आपको हम दिखाई दिए हैं। 19 क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन का सोर्स में नहीं पता चल पाया। तो उम्मीद है ये पालकालीन बिहार की जो 20 क्वेश्चन थे, इससे आपको पालकालीन बिहार का रिवीजन अच्छा से हुआ होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट अगर हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके। इस वीडियो के पीडीएफ और पीपीटी में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।